आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं सुनामी। सुनामी का इतिहास काफ़ी लंबा और काफ़ी पुराना है और सुनामी के बारे में उसके कारण क्या हैं, कहाँ कहाँ सुनामी का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और उसके कारण क्या क्या हैं, उसके बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। वैसे तो आजकल कई वर्षों से सुनामी की चर्चा काफ़ी ज़ोरों से होने लगी है, लेकिन अगर हम भूगोल का इतिहास देखें तो जब से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है ये बड़ी घटना सदियों से होती आई है। इसलिए ज्योग्राफी के लिए ये शब्द कोई पुराना नहीं है। हम सुनामी कहते हैं उसे, यहाँ देखिए, ए सुनामी इज अ सीरीज ऑफ डिजास्टर्स सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, इवन ए कॉमेट हिटिंग द सी। यानी सुनामी एक ऐसी विशाल काय लहरें हैं जो समुद्र के अंदर जो भूकंपीय घटनाएं होती हैं, या ज्वालामुखी फटता है, या भूस्खलन होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉमेट या उल्का पिंड कोई समुद्र पे गिरता है तो उससे भी काफ़ी लाइफ और प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान होता है। और वो लहरें जब किनारे तक टकराती हैं, कोस्टल एरियाज तक, तब जो है उससे जान माल की काफ़ी क्षति पहुंचती है। दूसरे शब्दों में, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स, द नेचर ऑफ कोस्ट लाइन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ डैमेज। अब जो डैमेज होता है उसका आकलन हम कैसे करेंगे? उसका आकलन इंटेंसिटी, यानी किस तीव्रता से वो लहरें और कितनी विशाल काय वो लहरें हैं और वो समुद्र के किनारे तक टकरा रही हैं, उससे हम उसके डैमेज और सुनामी की विशाल काय और उस जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है वो हम उससे आकलन करते हैं। अब हम सवाल ये पैदा होता है कि ये सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया। सुनामी शब्द जो है वो जापान का एक सू, यानी TSU, सू, जिसके अर्थ होते हैं हार्बर, यानी समुद्र का एक किनारा, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, और नामी का मतलब हुआ कि वेव्स, धाराएं, तरंगे। तो सुनामी का अर्थ हुआ कि हार्बर वेव्स जिसको हम कहते हैं। अब हम इसके इतिहास में जाएंगे तो बड़ा रोचक इतिहास इसका हम देखते हैं, और हम क्लास में आपको बताने के लिए, ताकि आपको याद रहे, इतिहास का थोड़ा सा हम भूमिका आपको बताना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, सुनामी की कहानी रोचक इसलिए मैंने बताया कि हम अगर इतिहास में जाएंगे तो 479 BC, यानी 479 BC में अगर हम देखेंगे तो पर्शियन आर्मी जब, तो मैं ये बता रहा था कि 479 BC में जब पर्शियन आर्मी ग्रीक सिटी पोर्टिडाया पे हमला करने को चली, ये देखिए, ये बहुत नैरो एरिया है और उस वक्त किसी को नहीं पता था कि सुनामी भी कोई चीज़ होती है। लेकिन इतिहास से ये पता चला, फिर बाद में ये रिसर्च शुरू हुआ कि देखिए यहाँ धीरे धीरे जो है पानी वापस जाता है और फिर सुनामी का पानी बहुत तेज़ी से कोस्टल एरिया में आता है। लेकिन पर्शियन आर्मी खुश थी कि हमें चौड़ा रास्ता मिल गया अटैक करने का, यही अच्छा मौका है। और पर्शियन आर्मी पूरी की पूरी इस रास्ते से जैसे ही गुजरने लगी है, फिर सुनामी का पानी वापस आया है और पूरी की पूरी फौज वहीं पे ध्वस्त हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो ग्रीक लोग थे उनकी मान्यता थी कि हमारे जो पोसीडन जो उनके देवता, देखिए यहाँ पे अब वापस आ रही है काफी ऊंची दीवार समुद्र की, ये सुनामी बनकर आ रही है और ये पूरी की पूरी पर्शियन आर्मी जो है उस सुनामी की लहर में बह गई। और यहाँ पे देखिए ये खुश हो रहे हैं जो ग्रीक लोग हैं, क्योंकि उनके मान्यता थी, वो लोग समुद्र के देवता पोसाइडन को मानते थे और उनके मान्यता थी कि समुद्र के देवता ने उनको बचा लिया है और असल में ये सुनामी ही थी। तो इस रोचक इतिहास से आपको ये पता चल गया होगा कि सुनामी जो है ये काफ़ी बहुत पुरानी एक घटना है, ये कोई नई बात नहीं है जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है। ज्योग्राफी में ये काफ़ी पुरानी है। हम अगर इसके लाइफ साइकिल में जाते हैं, सुनामी के लाइफ साइकिल को हम 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहले स्टेज में सुनामी जो है वो प्लेट मूवमेंट्स, भूकंप के द्वारा, ज्वालामुखी
इरप्शंस के द्वारा या अर्थ मूवमेंट्स के द्वारा जब सी लेवल काफी ऊपर आ जाता है और नॉर्मल जो लेवल जाता है सी लेवल का, वो उससे काफी लेवल जब उड़ जाता है समुद्र के पानी का, तो वो फर्स्ट स्टेज कहलाता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि सेकेंड सुनामी वेव्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, उसकी लहरें दो भागों में बढ़ जाती हैं। आफ्टर इट्स ऑरिजिन वन पार्ट मूव टुवर्ड्स डीप सी, गहरे समुद्र की ओर पहला भाग जाता है जिसको हम डिस्टेंट सुनामी कहते हैं, और उसका दूसरा भाग जो है वो सब किनारे की ओर यानी शोर की तरफ, जिसको हम लोकल सुनामी कहते हैं। द वेलोसिटी डिफर्स इन बोथ द पार्ट्स, दोनों के वेलोसिटी में फर्क होता है डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर। द वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंट सुनामी इज मोर देन लोकल सुनामी, जो समुद्र की तरफ जाता है उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है, और जो किनारे की तरफ आता है उसकी वेलोसिटी कम होती है। देयरफॉर द डीप ओशन सुनामी ट्रेवल्स फास्टर देन द लोकल सुनामी नियर शोर्स। अब तीसरे स्टेज में हम देखेंगे कि इन दिस स्टेज व्हेन लोकल सुनामी ट्रेवल्स ओवर कॉन्टिनेंटल स्लोप द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस एंड वेव लेंथ डिक्रीजेस, वेव लेंथ घट जाता है लेकिन उसकी विशालकाय लहरें जो है ऊंची उड़ जाती हैं। द रिजल्ट इज स्टीपनिंग एंड लीडिंग वेव्स, अब लहरें काफी ऊंची ऊंची हो जाती हैं। यही पहला वार्निंग सुनामी का माना जाता है कि इतनी ऊंची लहर जब उठ गई है, इससे जो है पूरे कोस्टल एरिया में काफी डिस्टरबेंस हो जाता है। अब यहाँ पे चौथा स्टेज है और लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सुनामी है वो कोस्टल रीजन पे ऊपर आ जाता है, चढ़ जाता है, जिससे काफी लॉस होता है और उस लॉस से पानी जो लैंड एरिया उस पे आ जाता है, फिर जो वापस आता है जिसको हम बैक वॉश कहते हैं, उससे भी काफी लॉस होता है। स्ट्रॉन्ग करेंट्स, फ्लोटिंग डेब्रिस होती हैं, और उसके बाद जो है द डीप ओशन सुनामी ट्रेवल्स अराउंड, इनकी जो स्पीड होती है जिसको हम वेलोसिटी के 200 माइल पर आवर, कभी कभी 700 किलोमीटर पर आवर भी ये मूव करते हैं। इट कैन मूव एज फास्टर, जेट प्लेन जिस तरह से मूव करता है 500 माइल पर आवर, इट कैन क्रॉस एंटायर ओशन लेस देन, एक दिन में ये पूरा का पूरा एक बहुत विशाल का समुद्र को भी पार कर सकता है। एज द वेव एंटर शैलो वाटर नियर लैंड, जब ये किनारे की तरफ आता है यानी लैंड एरिया के पास, तब क्या होता है कि शैलो वाटर वहां पे होता है, दे स्लो द स्पीड, इनकी स्पीड कम हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 माइल पर आवर। अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ए सुनामी। देखिए स्टूडेंट्स, सुनामी को डिस्ट्रक्टिव पावर मिलता कहाँ से है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे अर्थ मूवमेंट हुआ, अर्थ मूवमेंट से एक प्लेट नीचे एक प्लेट ऊपर आ रहा है, गौर से सुनिए आवाज़ कितने भयानक होती है। और जैसे ही प्लेट का अप डाउन मूवमेंट्स होता है, लहरें जो है बननी शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे लहरें समुद्र के किनारे के नज़दीक आती हैं कोस्टल एरियाज के पास, तो और ऊंची होने लगती हैं। पहले खींचता है पानी को, जिसमें रिसीट कहते हैं। देखिए पानी का कोस्टल एरिया से काफी दूर चला गया है, फिर एक दीवार सी उठेगी। अभी गौर से देखिए, एक दीवार से उठेगी। पहले थोड़ी देर के बाद पानी पहले वापस गया है किनारे से समुद्र की तरफ, और फिर एक दीवार सी उठेगी काफी ऊंची, जो टाइड्स और दूसरे ओकेजन्स में ऐसा कभी नहीं होता है, इतनी ऊंची पानी की दीवार नहीं उठती है। ये देखिए काफी ऊंची एक लहरों की दीवार सी उठ रही है और समुद्र के किनारे के एरिया को काफी जोर से स्ट्राइक करती है, जो कि टाइड्स में ऐसा नहीं होता है, इतना ऊपर पानी नहीं चढ़ता और कोस्टल एरिया में काफी दूर तक समुद्र का पानी चला जाता है। देखिए ये कंटिन्यूअस लहरें आ रही हैं, एक लहर चढ़ी फिर दूसरी आई। हमने आपको अभी बताया डिस्ट्रक्टिव पावर कैसे फॉर्म हुआ वीडियो की मदद से। अब उसमें कंट्रीब्यूट करता है इंटेंसिटी, यानी हम अगर अर्थक्वेक देखते हैं तो 0 से 9 रीड करते हैं रिक्टर स्केल पे, और समुद्र में हम जानते हैं कि पृथ्वी का 71% भाग जो होता है वो जल ही जल है, और बिलो 6 यानी रिक्टर स्केल पे बिलो 6 फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी उसके रिक्टर स्केल पे जो रीडिंग आती है, तो बिलो 6 को कोई मान्यता हम नहीं देते हैं। लेकिन जहां मैग्नीट्यूड बिलो अबव 6 हो जाती है
तो उसका डिस्ट्रक्टिव पावर काफी बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है कॉम्प्रेशन, यानी जब लहरें समुद्र के किनारे के एरिया में आती हैं, शोर रीजन्स में, तो चूंकि लैंड फ्रंटियर्स मिलता है और लैंड फ्रंटियर्स की वजह से कॉम्प्रेस होने लगती हैं, जैसा कि 2004 में आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में देखा गया है। उसके बाद टाइडल वेव्स कंट्रीब्यूट करती हैं, हालांकि सुनामी टाइडल वेव्स नहीं होती हैं, लेकिन सोचिए कि टाइडल वेव्स सूरज और चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से जब टाइडल वेव्स आया हो, उसी समय सुनामी की लहरें भी इंटरनल फोर्सेस के जरिए अगर सुनामी की लहरें उड़ जाती हैं तो और कंट्रीब्यूट कर देती हैं टाइडल वेव्स सुनामी के बनने में। तीसरा है फ्लैश फ्लड्स, व्हेन ए वॉल ऑफ सी वाटर स्ट्राइक शोर, जब किनारे पे काफी ऊंची ये लहरें उठती हैं, सडन फॉल ऑफ वेव्स, और जब वापस आती हैं तो वो बैक वॉश कहलाती हैं, जिससे काफी जान माल की क्षति कोस्टल रीजन्स में होती है। फाल्टिंग, ये भी फाल्टिंग और डिस्ट्रक्टिव पावर, when the plate movements takes place due to internal forces of the ocean floor which determines the destructive power of a tsunami. Such faults on sea floor are also explained by sea floor spreading, इसको कहते हैं। अब हम आएंगे कि causes of tsunami क्या है। जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है हाउ ए सुनामी अकर्स, आपने अभी वीडियो में भी देखा। कॉजेज में है देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ सुनामी, सबमेरिन अर्थक्वेक्स, समुद्र के अंदर में जो भूकंप एक्टिविटी होती है उसके कारण सुनामी का फॉर्मेशन होता है। ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, उसके कारण जब उद्गार होता है तो समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं। लैंडस्लाइड्स, समुद्र के किनारे के जो एरिया हैं, भूकंप के कारण या किसी और कारण से जब भूस्खलन होता है तब भी लहरों में काफी उफान आता है, जिससे किनारे के एरिया में काफी जान माल की क्षति होती है। उसके बाद डिस्टर्बेंस इन रॉक स्ट्रेटा, आपने सुना होगा आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी का मतलब है कि इंटरनल फोर्सेस के कारण जो है अपने आप जो है लैंड स्ट्रेटा में डिस्टर्बेंस होता है, उसके कारण भी सुनामी की उत्पत्ति होती है। एक और कारण है मेटेराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स। मेटेराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स कभी कभी ऐसा भी माना गया है, हालांकि इतिहास में कोई ऐसा रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, लेकिन ये मान्यता है कि अगर जब से हमारी पृथ्वी बनी है तो ऐसा तो नहीं है कि 71% भाग में चूंकि पूरा जल ही जल है, तो जितने भी उल्का पिंड या एस्टेरॉइड्स का कुछ भाग टूट के गिरा हो तो लैंड एरिया में ही गिरा हो, समुद्र में भी गिरे होंगे, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड नहीं है इसलिए उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और एक कॉज है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज का मतलब ये हुआ कि मानव द्वारा भी सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुआ, इस तरह के कारण जो है। लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स पे कंट्रीज ने पाबंदी लगा रखी है ट्रीटी के द्वारा, समझौता के द्वारा, कि हम समुद्र के किनारे या उसके आसपास ऐसा हम एक्सप्लोजन नहीं करेंगे जिससे कि समुद्र की लहरों में काफ़ी उत्पत्ति हो, उफान हो और वो नुकसान करे मानव के लिए। स्टूडेंट्स, अब इसी कॉज एंड इफेक्ट, सुनामी के कॉज एंड इफेक्ट्स को हम ग्राफिकली आपको समझा रहे हैं। देखिए सुनामी की लहरें यहाँ से उठी और देखिए ये भूकंप, समुद्र के अंदर भूकंप फटा, फिर यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के कारण जो है, फिर यहाँ पे देखिए अर्थ मूवमेंट हुआ, प्लेट्स का टकराव हुआ, उसके बाद सुनामी लहरें जो हैं यहाँ से एनर्जी मिला, और ये देखिए यहाँ से टकराव होने के बाद एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे हुई, और यहाँ से देखिए अब चली एनर्जी और यहाँ पे तरंगे ऊपर उठने लगी। सी लेवल जो नॉर्मल था उससे तरंगे ऊपर उठ रही हैं, और उसके बाद तरंग बनकर अब चलने लगी, एक समुद्र की ओर एक कोस्टल रीजन की ओर। अब देखिए यहाँ पे सुनामी की लहर जो है काफ़ी ऊंची होती है। जब ये किनारे पे आती है यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आती है, पहले नहीं पता चलता है, जैसे ही समुद्र के किनारे के नज़दीक आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, चूंकि छिछला समुद्र होता है, वहाँ पे अचानक ऊंची ऊंची लहरें दीवार सी नजर आने लगती हैं। तब पता चलता है कि ये सुनामी तरंगे हैं, और फिर भागने का मौका भी बहुत कम मिलता है, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है तो ये लहरें काफ़ी तबाही मचाने लगती हैं। अब देखिए 100 फीट यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे दीवार सी पानी की दीवार सी बन जाती है अचानक जब ये शैलो सी बेड पे आती है। देखिए यहाँ पे सबसाइड कर रहा है पानी, सबसाइड करने के बाद ऊंची लहरें सुनामी की आ रही हैं, ऊंची लहरें देखिए आ रही हैं, कोस्टल रीजन लोग आराम से बैठे हैं, लेकिन अचानक सुनामी की लहर आई और सारा जो है
डिवास्टेटिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस यहाँ पे हो जाता है। समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है, फिर जब लौटता है तो वो बैक वाश कहलाता है। ये देखिए पूरा पानी कोस्टल रीजन में चला गया, फिर वापस पानी जब उतरता है तो बैक वाश होता है, जिससे काफ़ी तबाही होती है। देखिए सारे डेब्रिस हैं जो इससे सारे डेब्रिस हैं जो इससे, अब देखिए यहाँ पे ये अफेक्टेड एरियाज हैं इंडियन ओशन के। देखिए इंडियन ओशन में 2004 में जो सुनामी उठी थी वो इस एरिया से काफ़ी तबाही मचा था, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और यही सुनामी लहरें जो हैं ये पूरा भारत का जो इंडियन ओशन का जो रीजन है, इन सुनामी लहरों से काफ़ी तबाही। अब देखिए सुनामी के इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। पहला है इंस्टेबिलिटी। जोग्राफर्स एंड अर्थ साइंटिस्ट मेजर इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस, यानी टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जो सुनामी लहरें उठती हैं और जो लॉस होता है, उस लॉस से हम उसका जो इम्पैक्ट है वो जज करते हैं। दूसरा जो है लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, काफ़ी लोग जान माल की काफ़ी क्षति होती है। जैसे कि 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई थी तो 10,000 से ज़्यादा, जैसा कि अभी हमने आपको नक्शे से भी समझाया था, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड और अदर साउथ एशियन कंट्रीज में काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। और जो मड और डेब्रिस यानी कीचड़ और जो दूसरे डेब्रिस हैं, जो फ्लैश फ्लड जब ऊपर कोस्टल रीजन पे अचानक पूरे एरिया में फैल के जो फ्लड आता है और फिर जो वापस बैक वॉश होता है, उससे भी काफ़ी क्षति पहुंचती है। और जैसा कि श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, इंडोनेशियन आइलैंड्स पे देखा गया है। प्राइवेट, पब्लिक और कमर्शियल लॉसेस बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, रोड्स, बिल्डिंग्स, पोर्ट फैसिलिटीज, सी पोर्ट्स, होटल्स, ये टूरिज्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लॉसेज होते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बहुत सारे लॉस दिखाया गया है। डैमेज टू पोर्ट टाउन्स एंड सिटीज़, हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे टाउन्स और पोर्ट सिटीज़ हैं जो वेस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट पे, जैसे कन्याकुमारी है, चेन्नई है, आसपास के जो कोस्टल रीजन्स के बहुत सारे विलेजेस हैं, उनमें बहुत हेवी डैमेज देखने को मिला है। स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, सुनामी जब आती है तो कोस्टल रीजन में बहुत सारी महामारियाँ, बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, इन्फेक्शस डिजीजेज हो गई। और इसके अलावा जो बहुत सारे मवेशी और लोग मारे जाते हैं, उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी देखने को मिला है। पर्यावरण को भी बहुत सारे क्षति हम देखते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये इम्पैक्ट पड़ता है कि डिवास्टेटिंग इफेक्ट इन पर प्लांट्स, एनिमल्स और नेचुरल रिसोर्सेज को क्षति पहुंचती है। और बहुत सारे लैंडस्केप चेंजेस होते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं और एनिमल हैबिटाट जो है वो तबाह हो जाता है। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। अगर सुनामी आती है तो चंद दिन या हफ्ते या वर्ष की नहीं है, किसी किसी के लोगों के साथ पूरी की पूरी लाइफ में उनका माइंड पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो काफ़ी लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे के अनुसार द सर्वाइवर्स ऑफ सुनामी इन श्रीलंका, 14 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी तो उसमें 3 से 4 हफ्ते, रिवील्स दैट 3 to 4 वीक्स आफ्टर सुनामी, 3 से 4 हफ्ते के बाद जो है 14 से 39% बच्चे जो हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में थे, यानी मेंटली काफ़ी वो डिस्टर्ब थे। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल जहां सुनामी आई थी, वो रिक्टर स्केल पे 8.9 अर्थक्वेक जब आया था और उसके कारण जो सुनामी आई थी, जिसका के एपिसेंटर सुमात्रा के वेस्ट कोस्ट में इंडोनेशिया में था, उसमें जो अफेक्टेड रीजन्स थे अंडमान निकोबार और साउथ ईस्ट कोस्ट। ड्यू टू दिस अर्थक्वेक रिजल्टिंग सुनामी मेनी कंट्रीज अफेक्टेड साउथ ईस्ट एशिया एंड एरिया बियॉन्ड, और उसके आसपास के जो कंट्रीज थे जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, मालदीव, सोमालिया, म्यांमार, मलेशिया, सिसिली एंड अदर पार्ट्स। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो सुनामी हमेशा अफेक्टेड रहे हैं। इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू बी सीवियरली अफेक्टेड विद सुनामी आफ्टर श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। अब इंडियन स्टेट्स जो हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं उनमें तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार। अब हम इस चार्ट को अगर देखते हैं, डाटा देखेंगे
तो पॉपुलेशन जो अफेक्टेड हुआ आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, और ये आपके पूरा स्टूडेंट्स आपके जो नोट्स है उस पर सारा डाटा मिल जाएगा। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है, देखिए गौर से, आंध्र प्रदेश में टाउन एरिया का तो छोड़ दीजिए, विलेजेस जो अफेक्टेड हुए थे ये 301 विलेजेस, यानी ये सुनामी जो आई थी 2004 में, 301 विलेजेस आंध्र प्रदेश में, 187 केरला में, तमिलनाडु में 362, पुडुचेरी में 26, टोटल 876। उसके बाद कैटल्स, मवेशियों को जो लॉस हुआ था वो अलग है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर हम मैप में जाएं तो जो सुनामी से अफेक्टेड एरियाज थे, देखिए ये पूरा साउथ ईस्टर्न एशिया का एरिया, भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है ये, जिसमें विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वेस्ट गोदावरी, चेन्नई, ये पूरा का पूरा एरिया अफेक्टेड था। अंडमान निकोबार, ये बर्मा का कोस्ट, ये पूरा अफेक्टेड एरिया इसका था। अब हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पर कि कंक्लूजन हम यूँ करते हैं कि पहले लोग इतना सतर्क नहीं थे, लेकिन 2004 में जो सबसे खतरनाक सुनामी आई थी उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेशनल सुनामी हजार्ड मिटिगेशन प्रोग्राम में ये अलार्म दिया गया था कि अगर हम पहले से तैयार रहें, अलर्ट सिस्टम अपना पहले से ठीक ठाक रखें, कि एज अर्ली वार्निंग सिस्टम अलर्ट्स द मास एंड द लॉस में बी निमिनिमाइज्ड, तो हम लॉस को, क्षति को कम कर सकते हैं। यानी हम इन नटशेल, ये तो आपके पूरे नोट्स में मिल ही जाएगा, लेकिन हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हमको साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट को एडवांस रिसर्च करना अनिवार्य हो गया है, ज़रूरी हो गया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम डेवलप करें, और ताकि सुनामी डेवलप करें और एक ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम इस्टेब्लिश करें ताकि ग्लोबल वार्निंग सिस्टम के द्वारा हम सुनामी आने से पहले ही हम उसको डिटेक्ट कर लें और जान माल की क्षति को हम काफ़ी कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।